हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो जर्नल के ऊपर है। जर्नल आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लेंदी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना अकाउंट्स नहीं हो सकती है, राइट। तो जर्नल में होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और होता ये है कि हर क्वेश्चन में 50% से ज़्यादा एंट्री सेम होती है। परचेज्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेमेंट, ये सारी एंट्रीज जो आपको आती होती हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में 2 से 3 एंट्रीज ऐसी होती है जिसमें प्रॉब्लम होती है, जो थोड़ी अलग होती है, एडजस्टमेंट्स वाली होती है। तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं आपके लिए आज वो सारी एडजस्टमेंट्स को कंपाइल करके आया हूँ। ठीक है, आज हम मैक्सिमम 15 जर्नल एंट्रीज देखेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। वो 15 जर्नल एंट्रीज ऐसी है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एक एक करके आराम से सारी जर्नल एंट्रीज की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे, आपको सब समझ में आने वाला है। आपका ये समझो कि आज जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। देखो, फर्स्ट एंट्री, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। अब आपको बताया था मैंने कि जर्नल करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स तो इन्वॉल्व होंगे। अब इस एंट्री में आपको क्या लग रहा है, कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है? मुझे पता है इस ट्रांजैक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट का मतलब क्या। ध्यान से समझो। देखो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, पहली बात, करंट अकाउंट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस का अकाउंट होता है ना, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका अगर आप बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हो तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? करंट अकाउंट। ठीक है, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ कैश था, वो कैश आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया और आपने करंट अकाउंट ओपन किया। तो कौन से 2 अकाउंट हो गए? एक तो हो गया आपका कैश, जो आपके पास कैश था वो आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, और दूसरा आपका हो गया बैंक अकाउंट। क्या हो गया? बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट जो बिजनेस ओपन कराता है उसका सिर्फ एक नाम है करंट अकाउंट। ठीक है तो आपका क्या? बैंक अकाउंट। तो एक आपका हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया बैंक अकाउंट। दूसरा स्टेप क्या होता था कि अब आपको देखना है कि भाई आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपके पास जो कैश था वो आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, तो आपका बिजनेस में कैश का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया, और आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। यस और नो? उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे। अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एसेट्स हैं। बैंक भी आपका एसेट्स है, कैश भी आपका एसेट्स है। एसेट का बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया, ठीक है, टू कैश अकाउंट। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अमाउंट आपको दे रखी है 25,000। प्रॉपरली जर्नल के फॉर्मेट में आपको करनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर जर्नल फॉर्मेट बनाना है। आपको नरेशन भी लिखनी है कि डिपॉजिटेड द कैश इनटू द बैंक अकाउंट, या फिर जो आपको दे रखा है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेट लिख देना। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेना। समझ में आ गया? राइट। याद रखना, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आएगी तो भूलना नहीं। सेकंड देखो, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। पहली बात तो इसका मतलब समझते हैं, मतलब ही समझ नहीं आएगा तो एंट्री कैसे करोगे? प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। देखो, ये है आपका करंट अकाउंट। अभी हमने देखा कि जो आप अकाउंट ओपन कराते हो बैंक में उसको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। इन्होंने क्या बोला, आपके करंट अकाउंट में ऑब्वियस सी बात है कुछ पैसे थे, ठीक है, आपने वो पैसे कहाँ ट्रांसफर कर दिए? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिकली क्या है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। एफडी एक तरह से क्या होता है, सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स से, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, कि आपके पास कुछ पैसा था, आपने कुछ पैसा क्या कर दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो आपने क्या किया? करंट अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए क्या है? ऑफकोर्स एसेट है। क्या है? एसेट है, ठीक है। तो कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए? एक तो आपका ये हो गया बैंक अकाउंट, और एक हो गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब समझ में आ गया कि कुछ पैसे अब आपने क्या करे? दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करे, जिसका नाम क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। अब वहां से आप पैसे नहीं निकालोगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, अब वो पैसे वहीं पड़े रहेंगे। एक तरह से आपने क्या कर ली? इन्वेस्टमेंट कर ली।
अब आपको इससे क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा हो गया फिक्स डिपॉजिट। अब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है, आपने अपने बैंक अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, तो बैंक का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया और फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो एंट्री क्या करोगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। दोनों के दोनों आपके क्या है, एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट जो है उसका बैलेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और बैंक अकाउंट उसका बैलेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। बहुत आसान है, ठीक है। अमाउंट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20,000, तो 20,000 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट से आपने फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड एंट्री देखो, अब थर्ड एंट्री अगेन देखो, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज वो हैं जो सिंपल एंट्रीज नहीं है, कुछ आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफरेंट है, एडजस्टमेंट्स है। देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम, यहाँ पे मैंने टी नहीं लगाया, ओके, बॉट गुड्स फ्रॉम मीना फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% कैश इमीडिएटली। आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, बिल्कुल करे हैं, आपको दे रखा है, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, कैश डिस्काउंट भी मिला है, पेमेंट भी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो कैसे करते हैं इसको। अब जो आपको ये 20,000 रुपीज़ दे रखे है ना, 20,000 आपका क्या है, लिस्ट प्राइस, क्या है आपका लिस्ट प्राइस, ये तो सब बच्चों को पता होना चाहिए और पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिला ट्रेड डिस्काउंट, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 10%। लिस्ट प्राइस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था MRP, आपको फिर कुछ डिस्काउंट मिला है तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया एट द रेट ऑफ 10%, तो 2,000 आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, इतने के आपको गुड्स मिले, तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका परचेज एक्सपेंस। जो आपको इनवॉइस मिला होगा, जो बिल मिला होगा, वो कितने का मिला होगा, 18,000 का, तो परचेज अकाउंट में आपके आ जाएंगे 18,000। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, आपने गुड्स परचेज करे, हाँ जी करे, ट्रेड डिस्काउंट मिला, हाँ जी मिला, अब उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट भी मिला है। ये बात मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है, कि कैश डिस्काउंट का आपके परचेज या सेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का आता है। जो कैश डिस्काउंट आपको मिलता है उसका इफेक्ट सिर्फ आपकी पेमेंट पे आता है, जो कैश अकाउंट होता है सिर्फ उस पर आता है, परचेजेस आपकी 18,000 ही रहेगी। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं अपना परचेज अकाउंट डेबिट कर लेता हूँ 18,000 से। अब ये तो बच्चों को पता होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है और जब भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आप डेबिट करते हो, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपने 60% तो अभी पेमेंट कर दी, 40% पेमेंट नहीं करी, यस और नो। 60% पेमेंट आपने अभी कर दी, 40% नहीं करी। अब ये 40% पेमेंट जो आपने नहीं करी वो आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स। अगर आपने 40% की पेमेंट नहीं करी है तो वो आपके क्रेडिटर्स हो गए। तो 18,000 का 40% कितना होता है, 7,200। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब होती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट। तो 2 नाम दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, मीना, ठीक है। आपने मीना से गुड्स परचेज करे हैं और 7,200 अभी भी आपने देने हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं 60% पे। 18,000 का 60% कितना होता है, 10,800। अब 10,800 की पेमेंट आपको करनी थी, लेकिन आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे ये होते हैं कि सर 18,000 का 2% कैश डिस्काउंट क्यों नहीं मिला। आपको बोला हुआ है ना कि 2% कैश डिस्काउंट है, तो आपने 18,000 पे क्यों नहीं लिया। अब बहुत ही ध्यान से समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का गेम है। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, पेमेंट पे डिस्काउंट मिलता है। क्या आपने ये 40% की पेमेंट कर दी क्या, नहीं करी ना। जब आपने ये 40% की पेमेंट ही नहीं करी तो आपको डिस्काउंट किस चीज़ का मिलेगा, राइट। जितनी पेमेंट कर रहे हो उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा। 60% करिए तो 60% पे मिलेगा। अब 10,800 की आपको पेमेंट करनी थी, क्या आप 10,800 पे करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इस पे तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, यस और नो। मैं 10,800 की पेमेंट करने वाला था, तो जितनी मैं पेमेंट करने वाला था उस पर मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,800 का हो गया हमारा 216 डिस्काउंट। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब ये डिस्काउंट आपको मिला है या आपने दिया है। 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये आपको पता है, सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी है, डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे भी बनाई है, कैश डिस्काउंट पे बनाई है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप पेमेंट कर रहे थे तो आपको डिस्काउंट मिला है, ये आपके लिए क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो आपके लिए क्या है, इनकम।
आपके पैसे बच रहे हैं ना। ये जो 216 है ये आपके लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कैश डिस्काउंट तो मैं ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। 216 क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आपको पेमेंट करनी थी 10,800 की पेमेंट करनी थी, लेकिन इसमें 216 का डिस्काउंट मिला, तो आपने पेमेंट कितने की करी? 10584। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? राइट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, कैश आप पे कर रहे हो, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? राइट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपका इतना का खर्चा हुआ था 18,000 का, बिल्कुल हुआ था। उसके बाद ये आपकी क्या थी? ये थी आपकी लाइबिलिटी, तो आपने क्रेडिट कर दी कितने से? 7200 से, बिल्कुल। उसके बाद आपको 216 का डिस्काउंट मिला, आपके लिए इनकम है, सेविंग्स हो रही है भाई, पैसे बच रहे हैं, क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इतने की आपने पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट, तो 10584 की आपने पेमेंट कर दी, कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट। सिंपल है, बस आपको फ्लो समझना है कि भाई कैसे एंट्रीज बनेंगी। सबसे पहले खर्चा बुक किया, कितने की पेमेंट नहीं करी, वो सब आराम से समझो। डाउट है दोबारा पूछ लेना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। आई होप ये एंट्री क्लियर होगी। नेक्स्ट एंट्री देखो, अब हमारी 3 एंट्रीज हो चुकी है, अच्छी अच्छी एंट्रीज थी। एंट्री नंबर 4, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीज़। अब ये अलग ही एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बहुत सारे बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको भी समझते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ये हो आप कौन हो? आप हो ओनर, है ना। अब आप क्या करते हो? आप बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, ये है बिजनेस। आपने क्या किया? इन्वेस्ट किया, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल, यस और नो। अब होता ही है कि आप अकाउंटिंग हमेशा किसकी करते हो? बिजनेस की करते हो। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। तो जो आप ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, इसके ऊपर बिजनेस आपको इंटरेस्ट पे करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? आप बिजनेस की कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब बिजनेस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ये बिजनेस के लिए क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस है। अगर बिजनेस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिल्कुल है। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो जाएगा डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप क्या कर लोगे? डेबिट कर लोगे, बिल्कुल। अब क्रेडिट क्या होगा? ध्यान से सुनो। अब आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कौन हो? ओनर हो, राइट। तो बिजनेस आपको कैश में पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका यहाँ पे एक अकाउंट ओपन होता है। कौन सा अकाउंट ओपन होता है? कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पैसे आपको मिलने होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही जाते रहते हैं। सिंपल सी बात है ना, जैसे आपका कहीं पे खाता खुला होता है तो जो भी प्लस माइनस होना होता है वो आपके खाते में होता है। जब आपको पैसे निकालने होंगे तब निकालोगे। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ओनर ने विड्रॉ कर लिया, राइट। तो जो भी उसको मिलता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में मिलता है। तो जैसे उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो जो उसका कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पैसे मिले हैं तो कैपिटल अकाउंट तो इंक्रीज हो गया, और जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। अमाउंट कितनी आएगी? देखो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये कितना है? 10 लाख। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख देते हैं 10 लाख। नहीं, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख का मतलब क्या है कि ये 10 लाख आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। जितना आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसी पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 12% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब 1,20,000। 1,20,000 का आपको इंटरेस्ट मिलता है। 10 लाख रुपीस आपके कैपिटल का बैलेंस है। जितना कैपिटल का बैलेंस होगा उस पर आपको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है। कितना परसेंटेज है? 12%। तो 10 लाख का 12% 1,20,000 ये आपको मिल गया इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो। अब अगेन ये क्या है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? एक बार फटाफट से ये देख लेते हैं। देखो अभी जैसे हमने देखा था कि ओनर ने जब पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उसको इंटरेस्ट मिला था। अब देखो अब क्या हुआ? ऑपोजिट हुआ। ओनर ने क्या किया? ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, पैसे निकाल लिए। क्या कर लिया? विड्रॉ। जब पैसे विड्रॉ कर लेता है तो क्या होगा? अब बिजनेस कहेगा कि भाई तुमने पैसा विड्रॉ किया है तो बिजनेस को चाहिए इस पे इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने बिजनेस को पैसे दिए थे आपने इंटरेस्ट लिया था। अब बिजनेस से आपने पैसे लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि जब आपने पैसे लिए थे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स।
जब भी आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मुझे एक फटाफट से बात बताओ, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, यस और नो। और इनकम क्या होती है, इनकम होती है क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने क्या किया, आपने कर दिया क्रेडिट। इनकम है तो भाई क्या होगा, क्रेडिट होगा, आपने कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डेबिट क्या होगा, ध्यान से देखो। दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है, ड्रॉइंग्स अकाउंट। कौन सा इन्वॉल्व है, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट का मतलब होता है कि ओनर की जो कैपिटल है, ओनर की जो बिजनेस में कैपिटल है वो कम हो रही है। कैपिटल कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, जब पैसे विड्रॉ कर लेगा तो कैपिटल का बैलेंस कम होगा, और जब कैपिटल का बैलेंस कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो देख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दे रखा है, 8000, तो 8000 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 8000 से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। जो अभी ये एंट्रीज है, हो सकता है शायद आप पहली बार देख रहे हो, तो अच्छे से नोट्स बना लेना कि भाई ये एंट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। याद नहीं करना है कुछ भी, जर्नल अगर आप याद करने के लिए बैठ गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी 11th में भी और 12th में भी। जर्नल को समझना है कि ये डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हर डेबिट और क्रेडिट के पीछे लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, April 20th, अगेन अच्छी एंट्री है। आपको बोला है परचेजेस एंड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख, ठीक है। आपने एक मशीनरी परचेज करी है एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज। कैरेज का मतलब मैंने आपको बता रखा है, एक तरह से जो आप लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट जो पे करते हो बीच का ट्रांसपोर्टेशन वो सब। एंड ₹20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, देखो कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, जैसे कि आपने यहाँ क्या परचेज किया, आपने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी है ना, आपने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी के ऊपर कोई भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं, कब होते हैं, मशीनरी जब आपने परचेज करी है उस टाइम पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस आप कर क्यों रहे हो, मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने के लिए। इन सारे एक्सपेंसेस के बिना क्या मशीनरी यूज हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो फिर आप वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर कहाँ डालोगे, मशीनरी में। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी फिक्स एसेट हो, जब आपने उसको परचेज किया है, परचेज के टाइम पे आपने जो भी खर्चे करे हैं उस मशीनरी पे, वो सारे के सारे आपके उस एसेट में या फिर उस मशीनरी में ही डेबिट होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आपने मशीनरी कितने की परचेज करी, 1 लाख की, लेकिन एक तो आपने उस पर 5,000 का कैरेज पे किया। क्या अगर आप कैरेज पे नहीं करते, क्या आप वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे नहीं करते, उसको लेकर नहीं आते, लोडिंग अनलोडिंग नहीं करते, तो क्या आपकी मशीनरी आपके बिजनेस तक पहुंच जाती, क्या नहीं पहुंचती। तो ये कैरेज भी आप कहाँ डालोगे, मशीनरी में। उसके बाद आपने इमीडिएट रिपेयर्स, अब अपने पुरानी मशीनरी खरीदी है ना, तो उस टाइम पे आपको कुछ रिपेयरिंग का खर्चा करना पड़ा, कुछ ठीक ठाक कराना पड़ा, उसी टाइम कराना पड़ा, क्यों, ताकि आप मशीनरी को यूज़ कर सको। तो ये भी कहाँ जाएगा, मशीनरी में। अगर मशीनरी आपने आज परचेज करी है और 3 महीने बाद उस पर खर्चा करा रहे हो तो वो मशीनरी में नहीं जाएगा, क्योंकि मशीनरी तो आपकी ऑलरेडी इन यूज थी। लेकिन अगर आपने अभी कोई फिक्स एसेट परचेज किया है और उसको रेडी टू यूज़ बनाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, तैयार करने के लिए अगर आप जो भी खर्चे कर रहे हो वो सारे उस एसेट में क्लब होते हैं। समझ में आ गया। तो क्या होगा, जब मैंने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी हो जाएगी डेबिट। अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो तो मशीनरी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कितने से डेबिट होता है। बच्चे क्या करते हैं, 1 लाख से डेबिट करते हैं। नहीं दोस्तों, 1 लाख से नहीं, कितने से, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000, 1,25,000 की है आपकी मशीनरी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और आपने पेमेंट उसी टाइम कर दी चेक से। अगर आपने चेक से पेमेंट करी तो मतलब आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया, तो टू बैंक अकाउंट 1,25,000। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखना। कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ समझा ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। देखो, April 21 आपने बिल्डिंग परचेज करी है कितने की, 2 लाख रुपीज़ की, एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। पहली बात तो ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी बाय या सेल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आपने भी उन प्रॉपर्टी डीलर से ही परचेज करी होगी, ठीक है। उन्होंने आपकी हेल्प करी होगी कि आप बिल्डिंग ढूंढ सको। अब वो फ्री में तो हेल्प करते नहीं है, तो आपसे वो क्या लेते हैं, आपसे वो ब्रोकरेज लेते हैं, एक तरह से क्या, कमीशन।
2% कमीशन लेंगे किसकी, जो बिल्डिंग की वैल्यू है। तो 2 लाख का 2% आपको किसको देना होता है, ब्रोकरेज वालों को दे दिया, ठीक है। ऑल्सो इंकर 24,000 ऑन रजिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका, कि आप क्या करोगे, वो बिल्डिंग पहले किसी और के नाम पे थी, अब आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराते हो, तो उसमें भी कुछ खर्चा होता है, तो आपने उसका खर्चा पे किया। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक। जो बिल्डिंग की पेमेंट थी वो तो आपने चेक से करी, लेकिन ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन वर मेड इन कैश। अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखो। अब अगेन इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई जो आपने बिल्डिंग परचेज करी है, तो परचेज के टाइम पे आपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स करे हैं उस पर, राइट, वो सारे के सारे आप बिल्डिंग में ही क्लब करोगे। देखो एक तो बिल्डिंग की कॉस्ट थी कितनी, आई गेस 10 लाख है, कितनी है, 2 लाख, सॉरी। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले तो 2 लाख, इसको हटाओ, 2 लाख रुपीज़ लिख देंगे बिल्डिंग की, राइट। अब सिर्फ ये कॉस्ट तो नहीं हुई, आपने ब्रोकरेज भी पे करी है, ठीक है। ब्रोकरेज कितनी पे करी है, 2%, 2 लाख का 2% पे करा, तो ये कितना हो गया, 4,000। ये भी आप बिल्डिंग में ही क्लब कर दोगे। उसके बाद आपने कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे हैं, 24,000 के आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे हैं। अगेन किस में क्लब करोगे, बिल्डिंग में। तो आपकी बिल्डिंग कितने की हो गई, 2,28,000 की। तो बिल्डिंग आप कितने से डेबिट करोगे, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बिल्डिंग आप कितने से डेबिट करोगे, 2,28,000 से, क्योंकि ये जो अपने एक्सपेंडिचर करे हैं वो बिल्डिंग को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए करे हैं। क्या इन एक्सपेंडिचर्स के बिना आप बिल्डिंग परचेज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो ये सारे एक्सपेंडिचर क्योंकि बिल्डिंग पे परचेज करने पे ही हुए हैं, तो आप वो सारे के सारे बिल्डिंग अकाउंट में ही डालोगे। कितना आएगा, 2,28,000। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी पेमेंट आपने कैश या चेक से नहीं करी, कुछ कैश से करी है, कुछ चेक से करी है। तो जो कैश से करी है वो कैश अकाउंट में, जो चेक से करी है वो बैंक अकाउंट में। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक। तो जो बिल्डिंग की पेमेंट थी मतलब 2 लाख रुपीज़, वो तो आपने चेक से करी, मतलब वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, कितने, 2 लाख। बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे आपने किससे करी है, कैश से। तो यहाँ आप डालोगे टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा ये, 28,000। क्लियर हो गया, राइट। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री देखो, अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है। और देखो क्यों होती है कंफ्यूजन। आपको बोला गया पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक। आपने क्या किया, अपना एक बिल्डिंग जो आपने परचेज की थी उसका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। मतलब कि अगर बिल्डिंग में आग वाग लग गई तो भाई जो नुकसान हुआ है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो उस इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो आपने पे किया, ठीक है, कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। शंकर कौन था, शंकर था आपका जो ओनर है, उसका आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया, ठीक है। 2 एंट्रीज हैं, देखो दोनों की दोनों कैसे होंगी। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सबसे पहले बात करते हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 1,000 का। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि जो ये आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्या वो आपका एक्सपेंस है, हाँ या ना। आपने अपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया है भाई, बिजनेस के लिए लिया है ना, बिजनेस के लिए आपने खर्चा किया है, तो ये क्या है, आपका डेफिनेटली एक्सपेंस है। और एक्सपेंस आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। ये तो बहुत आसान है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने कर दिया डेबिट। कितने से करोगे, देखो ये आपने किया 1,000 से, और आपने पेमेंट करी है कितने से, कैसे करी है, चेक से करी है। तो क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट। सर ये तो बहुत आसान था, मुझे पता है बहुत आसान था, लेकिन मैंने क्यों कराया मैं अभी आपको बताऊंगा। 1,000। अब नेक्स्ट एंट्री जो आपको दे रखी है वो ध्यान से देखो। आपने अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लेकिन इस बार क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, किसका, शंकर का। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये आपने बिजनेस के लिए किया है, शंकर की खुद की लाइफ के लिए किया है ना, राइट। क्या आपका ये बिजनेस का खर्चा है, नहीं। लेकिन क्योंकि आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट करी है तो एंट्री तो होगी, लेकिन ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। क्या है, पर्सनल एक्सपेंस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे ड्राइंग्स को डेबिट। ओह यस, राइट। तो अगर ओनर अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि वो ड्राइंग्स है। बिजनेस से अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी पेमेंट करवाएगा तो वो कहाँ क्लब करोगे आप, ड्राइंग्स में। और लेकिन क्योंकि आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट करी है तो बिजनेस का बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया कि मैंने दोनों आपको एक साथ क्यों कराई है। तो आपको देखना है कि जो आपने इंश्योरेंस पे किया है वो बिजनेस के लिए पे किया है या फिर आपने ओनर के लिए पे किया है। ओनर के लिए पे किया है तो वो कहाँ आएगा, ड्राइंग्स में। लेकिन बिजनेस के लिए पे किया है तो वो कहाँ आएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि वो तो बिजनेस का खर्चा है।
समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट एंट्री देखो, April 25, महेश्वरी हु ओड अस रुपीज 15,000। ओड अस का मतलब क्या हुआ कि उसने बिजनेस को 15,000 रुपीज देने थे, राइट। इस डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि वो बेचारा अब पैसे नहीं दे सकता, उसके पास पैसे है ही नहीं। एंड 65 पैसे इन अ रुपी। अब यहाँ पे होते हैं बच्चे कंफ्यूज कि 65 पैसे इन अ रुपी का क्या मतलब है, अभी समझाते हैं। इज रिसीव्ड एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो हुआ क्या कि महेश्वरी कौन था आपका? डेटर। देखो महेश्वरी आपका पहली बात तो डेटर था। आपने कुछ गुड्स बेचे होंगे, बिल्कुल बेचे होंगे। कौन है ये हमारा डेटर। अब आपने इसको गुड्स कितने के बेचे थे? आपने बेचे थे 15,000 रुपीज़ के। तो महेश्वरी जी ने आपको 15,000 रुपीज़ देने थे, बिल्कुल देने थे। लेकिन अब देखो हुआ क्या कि ये हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब कि अब इसके पास कुछ खास पैसे बचे नहीं है। उसके बाद लिखा है एंड 65 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ कि जब आपको ये लिखा आएगा ना कि 65 पैसे इन अ रुपी, इसका मतलब क्या? बस एक यही चीज़ है जो समझने वाली है। इसका मतलब ये है कि रुपी मतलब 100 पैसे। ये सुनो, रुपी मतलब 100 पैसे। 100 पैसे में से आपको कितने मिले हैं? 65 पैसे। मतलब अगर उसने आपको 100 पैसे देने थे तो उसके आपको 65 पैसे मिले। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसने जितने भी पैसे देने थे उसका आपको 65% मिला है। या सुनो, तो कभी भी जब ऐसे लिखा आएगा कि 50 पैसे इन रुपी मतलब 50%, 40 पैसे इन रुपी मतलब 40%, तो 15,000 का आपको कितना मिला है? 65%। क्या आपको समझ में आया? राइट। तो 15,000 का 65% तो मिल गया, जो बाकी 35% है वो नहीं मिला। 35% आपको नहीं मिला, 15,000 का 35% नहीं मिला। तो मतलब 5250 जो नहीं मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैड डेट। जो पैसे हमारे डूब गए उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट, जो आपको रिसीव नहीं होने वाले। तो अब ध्यान से देखो इसकी एंट्री होगी कैसे। देखो सबसे पहले आपको जो 15,000 के 65% मिल चुके हैं वो आप कहाँ डालोगे? ऑब्वियस सी बात है, कैश अकाउंट में। जो पैसे मिल गए वो डाल दिया आपने कैश अकाउंट में। ज़रा निकाल लें हम 15,000 का 65% आपका होता है 9750। यस और नो? बिल्कुल मिल गए। अब महेश्वरी जी जो आपके डेटर थे, क्या अब आपको इनसे 1 रुपये भी और मिलने वाले हैं? जी नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब देखो जब आपने सेल करी होगी तो आपने अपना डेटर बनाया होगा 15,000 का, अब तो नहीं मिलने वाले ना। तो अब क्या करोगे? उनके अकाउंट को आप करते हो क्लोज का मतलब कि आपने एक टाइम पे उनके 15,000 को डेबिट किया होगा। महेश्वरी डेबिट 15,000 टू सेल्स, यही एंट्री करी होगी। अब क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलने वाले तो क्या वो अब आपका डेटर है? नहीं है। और डेटर नहीं है तो अब उसको क्लोज करोगे, मतलब क्रेडिट करोगे टू महेश्वरी। कितने से? 15,000 से। आपके बुक्स में 15,000 के महेश्वरी जी के डेटर्स थे जो कि अब नहीं है, अब वो नहीं रहे। अब आपको वो पैसे नहीं देने वाले, जितने देने थे दे दिए, तो 15,000 से आपका कर दोगे क्रेडिट। अब जो ये 5250 है बैड डेट, आपका क्या है? लॉस, घाटा, लॉस हो गया। और लॉस को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो आपने बाकी पैसे जो थे बैड डेट्स के वो कर दिए डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से? 5250। क्लियर? देखो 15,000 उन भाई साहब ने देने थे, उसका हिसाब क्या हुआ कि 9750 दे दिए, 5250 वो नहीं दे सकते हैं, वो हमारे बैड डेट हो गए, हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए। क्या आपको एंट्री समझ में आई? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये था जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री देखें। देखो बस कुछ एंट्रीज बची है और ये समझो कि आपका जर्नल अब अच्छे से हो जाएगा प्रिपेयर। नेक्स्ट देखो, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन एज चैरिटी जिसका सेल प्राइस 60,000 था। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको क्या बोला है? 50,000 के आपने गुड्स चैरिटी में दे दिए। अच्छी बात है, दे दिए चैरिटी में, आपने गुड्स दे दिए जिसका सेल प्राइस 60,000 था। कंफ्यूजन क्या होती है कि भाई एंट्री 50,000 से करें या 60,000 से करें? हाँ या ना? होती है ना? देखो ध्यान से। अब देखो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई थी कि गुड्स के लिए बेसिकली हम 2 अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेज और सेल्स, या फिर जो रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। अकाउंट ये यूज़ होंगे परचेज और सेल्स, इसके अलावा यूज़ नहीं होगा। यस और नो? राइट। अब सेल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके गुड्स हैं वो कम हो गए और आपको कुछ अमाउंट रिसीव होगा।
आपने गुड्स बेच दिए, आपके गुड्स कम हो चुके हैं और आपको उसके बदले कुछ पैसे मिल गए या पैसे मिलेंगे। परचेज का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास गुड्स आ चुके हैं, आपने अपना खर्चा बुक कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपने कुछ गुड्स दे दिए चैरिटी में, आपने यहाँ पे कुछ गुड्स दे दिए हैं चैरिटी में। पहली बात तो जो चैरिटी में आपने दिए हैं वो आपका खर्चा होता है। क्या होता है? खर्चा, जिसको मैं करूँगा डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट होगा डेबिट, हाँ जी होगा। यहाँ तक है जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होती, इसके बाद सारी कन्फ्यूजन है, क्लियर करते हैं। देखो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपके गुड्स कम हुए हैं, राइट, गुड्स कम हुए हैं, लेकिन क्या वो सेल्स है? नहीं। पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, फ्री में दिए, ठीक है। तो जब भी आपके गुड्स कम होंगे लेकिन आपको पैसे नहीं मिलने वाले, वो आप हमेशा कहाँ क्रेडिट करोगे? परचेजेस में। सर क्यों? क्योंकि बेटा सेल्स तो है नहीं और आपके गुड्स क्या हो गए? कम हो गए। तो आप अपने गुड्स जब कम करोगे तो हमेशा क्या क्रेडिट करोगे? परचेजेस में। जैसे कि अगर आप एडवर्टीजमेंट के लिए सैम्पल्स में कुछ गुड्स देते हो, जैसे मैंने नया नया बिजनेस खोला है, तब भी मैंने क्या बेटा फ्री में गुड्स बांट दिए एज अ सैम्पल, तो भी मेरे गुड्स कम होंगे, तभी मैं क्या करूँगा? परचेज को क्रेडिट करूँगा। अगर मेरे गुड्स जल के राख हो गए, चोरी हो गए, तब भी गुड्स कम हो गए, सेल्स है क्या? नहीं, तभी मैं क्या करूँगा? परचेज को क्रेडिट करूँगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। सेकंड कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है कि सर एंट्री हमेशा हम सेल प्राइस से करें या 50,000 से, या कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है 50,000 का, 60,000 का आपका सेल्स प्राइस है। किससे करें? हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप परचेज वाली एंट्री कर रहे हो हमेशा किससे होगी? कॉस्ट प्राइस से। क्यों सर? क्योंकि बेटा सेल प्राइस तो तब आएगा ना जब आप सेल करोगे। क्या आपने सेल करी है? नहीं। आपने गुड्स खरीदे कितने के थे? 50 के। कितने के कम होंगे? 50 से कम होंगे। जब आपने परचेज को डेबिट किया होगा तभी तो 50 से किया होगा। अब कम कर रहे हो तब भी किससे करोगे? 50 से करोगे। तो जब भी आप परचेज अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो, हमेशा एवरी सिंगल टाइम आपको किससे एंट्री करनी है? कॉस्ट प्राइस से। तो एंट्री कितने से होगी? 50,000 से। समझ में आ गया? दो कंफ्यूजन पॉइंट्स थे, आई होप अब क्लियर हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 30, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब अच्छी बात ये थी कि आपने अपने गुड्स के लिए इंश्योरेंस ले रखा था। इंश्योरेंस ले रखा था मतलब कि पहले से आपको पता था कि यार मेरा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे गुड्स की मतलब जल सकते हैं, आग वाग लग सकती है। तो आपने पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि अगर मेरे गुड्स जल जाएंगे तो आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है। अब इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ 60% अमाउंट दिया है, पूरा अमाउंट नहीं दिया। तो सबसे पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट होता क्या है, जब आग लग जाती है तो कैसे करते हैं। देखो, अब देखो सबसे पहले, ठीक है, इसका एक पूरा फ्लो होता है जहाँ पे 3 एंट्रीज होती है। क्या होती है? 3 एंट्रीज होती है हमेशा। 3 एंट्रीज कैसे होती हैं? ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन हुई है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है और गुड्स जल गए हैं। 2 चीज़ें हुई यहाँ पे, एक तो आपको लॉस हुआ, यस और नो, जो गुड्स जल गए वो लॉस हुआ, वो लॉस बुक करते हो आप लॉस बाय फायर अकाउंट। आपको उसी टाइम जो लॉस हुआ है वो आपने बुक कर लिया। कितने का लॉस हुआ है जी? 15,000, सॉरी कितने का लॉस हुआ? 1,00,000 का। तो 1,00,000 का आपका लॉस हुआ। सेकंड थिंग क्या हुई कि आपके गुड्स कम हो गए। मैंने अभी बताया था आपको कि आपके अगर गुड्स जल गए हैं तो आपके गुड्स क्या हो गए? कम हो गए। सेल हुई है क्या? नहीं। गुड्स कम हुए हैं तो किसको क्रेडिट करोगे? परचेज अकाउंट को। पहली एंट्री तो बहुत आसान है कि भाई आपने अपना लॉस बुक किया और अपने गुड्स कम हो गए तो परचेज को किया क्रेडिट 1,00,000 रुपीज़। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। अब आपको पता था कि आपने इस लॉस के लिए, अब क्योंकि जिस दिन आपकी आग लगी आपको पता है कि हम एंट्रीज जो करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे पहले हुआ ये, तो आपने लॉस बुक कर लिया। अब आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो अब आप क्या करोगे? आप पूरा इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाओगे कि भाई मेरा 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है, और फिर कहाँ जाओगे आप? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे कि देख लो कि मेरा 1,00,000 का नुकसान हुआ है, मुझे 1,00,000 रुपये दे दो। अब ध्यान रखो एक बात को कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, क्या उसी टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी? नहीं। वो उसके बाद क्या करेगी? पूरा इंस्पेक्शन वगैरह करेगी, सब कुछ करेगी, राइट। तो अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करे। अब क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ट्रांजैक्शन हो गई, यहाँ पे भी आपको एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो कि एंट्री क्या होगी। अब जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो आप क्या मानते हो कि भाई अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 1,00,000 रुपीज़ का, राइट। तो एक तरह से आप क्या मान लेते हो कि ये मुझे पैसे मिलने ही वाले हैं।
तो आप इंश्योरेंस कंपनी का एसेट बुक करते हो कि पैसे मिलेंगे, अमाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट। तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी को जैसे डेटर बुक करते हैं ना कि मुझे पैसे मिलने ही वाले हैं, वैसे ही आपने अपने इंश्योरेंस कंपनी को बुक कर दिया कि मुझे इनसे पैसे मिलेंगे रिसीवेबल। कितने के? 1 लाख के, क्योंकि आपने तो 1 लाख रुपीज़ के डॉक्यूमेंट सबमिट करें, बिल्कुल करें। और क्योंकि आपने पहले ये 1 लाख का लॉस बुक कर रखा था, तो आप अब क्या सोचते हो कि भाई जो मैंने लॉस बुक किया था मुझे लॉस तो हुआ ही नहीं। क्या मुझे लॉस हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो आप उस लॉस को कर देते हो रिवर्स, मतलब कैंसिल, लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख रुपीज़। क्या आपको ट्रांजेक्शन का फ्लो समझ में आया? राइट, पहले क्योंकि जिस दिन आग लगी थी उस दिन आपने ये एंट्री बुक कर दी, उसके बाद जैसे ही आपने इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट को सबमिट किया, वहाँ पे आपने क्या बुक कर दिया कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपीज़ मिलने हैं, अपना एसेट बुक कर दिया। और क्योंकि अब मेरा लॉस कैंसिल हो गया तो मैंने लॉस को क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है कि मैं आपको कितने पैसे दूंगी। ज़रूरी नहीं होता ना कि आपने 1 लाख रुपीज़ के डॉक्यूमेंट सबमिट करें आपको 1 लाख के ही मिले, ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि नहीं भाई मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि ये गलत है, वो गलत है, सब कुछ गलत है। तो आपने क्या किया, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ 60% अमाउंट ही रिसीव हुआ। तो देखो ध्यान से, क्योंकि आपको 60% अमाउंट रिसीव हुआ तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। पैसे मिल गए, कितने के मिल गए, लेकिन सिर्फ मिले हैं आपको 60,000 के। कितने के मिले हैं? 60,000 के। अब ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो कि आपने एक एसेट बुक कर रखा है, रिसीवेबल बुक कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी का कि मेरा ये एसेट है, मुझे पैसे मिलने हैं 1 लाख के, लेकिन मिले कितने हैं दोस्त? सिर्फ 60,000 के। क्या अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई और पैसे मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले। तो जो आपने ये 1 लाख का एसेट अपना बुक किया था, ये पूरा का पूरा आपको अब क्या करना होगा, क्रेडिट। जैसे आपको डेटर से पैसे मिलते हैं तो आप क्या करते हो, कैश टू डेटर, वैसे ही आपने क्या किया कि भाई जितने पैसे मिलने थे वो सारे के सारे मिल चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख से करूँगा क्रेडिट। सर 40,000 कहाँ गया? उसी पे ही आ रहे हैं दोस्त। अब एक बात बताओ, आपको 1 लाख का नुकसान हुआ था, पैसे कितने मिले हैं? 60,000। तो 40,000 अब आपका हो गया नेट लॉस। आपने क्या किया था, पहले 1 लाख का लॉस बुक किया, 1 लाख का कैंसिल कर दिया ये मान के कि मुझे लॉस हुआ ही नहीं है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्योंकि आपको 60,000 पे की है, अब आपका ये फाइनल हो चुका है कि आपको 40,000 का लॉस हुआ है। तो अब आप अगेन 40,000 का लॉस बुक कर लोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 40,000। क्या आपको समझ में आया? राइट, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे एंट्रीज होंगी। जैसे ही आपका इंश्योरेंस वाला ये कॉन्सेप्ट आएगा, आपको हमेशा ये 3 एंट्रीज करनी ही है। राइट, ओके, नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट है आपकी May 3 की एंट्री। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹3 लाख। अब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, ठीक है, जिनको आती है उनके लिए तो ईजी होगा, लेकिन जिनको नहीं आती ध्यान से देखो कि आपने अब क्या किया। आपके पास एक मशीनरी है, हाँ जी मशीनरी है, वो मशीनरी आपको दे रखी है, कितने की है मशीनरी है आपकी 3 लाख रुपीज़ की। अब 3 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ही है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट जैसे जैसे आप यूज़ करते रहते हो वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। आपको बोला गया है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 months का। आपने इस पूरे साल में उस मशीनरी को 2 महीने यूज़ किया होगा, इसलिए आपको 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन का रेट भी दे रखा है 10% पर एनम, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। 3 लाख का 10% जब मैं करता हूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन। पूरे साल आपने मशीनरी कितनी यूज़ करी है वो आएगा, लेकिन मैंने कितनी यूज़ करी है, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/12। 2 महीने के लिए मैंने कर निकाल लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख का 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखो। डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपके लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है, एक्सपेंस, और इसको करते हैं डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से हो गया ये, 5,000 से, बिल्कुल सही। और क्योंकि आपकी मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज हो गई, तो जब भी आपका कोई एसेट डिक्रीज होता है उसको आप करते हो क्रेडिट। तो टू मशीनरी अकाउंट 5,000। सिंपल एंट्री थी, इसमें कुछ खास नहीं था, राइट। नेक्स्ट एंट्री देखो, May 5 अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ऐसी एडजस्टमेंट है जहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, जिसकी कॉस्ट 60,000 टू वैभव अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब आपकी कॉस्ट है 60,000, ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रॉफिट तो लोगे ना, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एंड पेड कैरेज ₹500 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ये जो चीज़ है ना, ये है इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो क्या हुआ कि आपने क्या करें, आपने गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट कितनी थी, जिसकी कॉस्ट थी कितनी है ज़रा बताओ मुझे, 60,000 की। अब ऑब्वियस सी बात है आपने इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया होगा, 40% का आपने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, 40% का, वाह मजा ही होगा। 24,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका 84,000। इस 84,000 को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। अभी तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लिस्ट प्राइस क्या होता है, MRP, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम लिस्ट प्राइस पे लगाते हैं, पता नहीं मैं ये बात आपको कितनी बार बता चुका हूँ। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 20%। 20%, 84,000 का ज़रा 20% निकालो, ये आ गया 16,800। तो 16,800 का आपने डिस्काउंट दिया, उसके बाद फाइनली जो आपने सेल्स करी है वो कितने की करी है, 67,200 की आपने सेल्स करी है। बस सेल्स वैल्यू आ गई, हाँ जी आ गई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब आपने कैरेज पे किया। कैरेज का मतलब आपको पता ही है, जो आपका फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है। मान लो आपका एक शोरूम है, शोरूम से लेके आपके कस्टमर के घर तक जो भी आपका खर्चा होगा, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो सब कैरेज मान लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कैरेज आपने पे किया 500 आपने पे किया, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ऐसा कई बार होता है ना कि आप कोई सामान लेने जाते हो और आप शॉपकीपर को क्या बोलते हो कि यार ये घर तक आप डिलीवर करा दो, तो शॉपकीपर क्या बोलता है कि जी मैं करा दूंगा, लेकिन जो भी आपके रास्ते का किराया विराया होगा वो मैं आपसे ही लूंगा। कई बार होता है, जैसे फर्नीचर की दुकान पे तो स्पेशली होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कैरेज वो आपसे ही लेगा, कस्टमर से ही लेगा, लेकिन पे किसने कर दी है, बिजनेस वाले ने। तो कैरेज आप कस्टमर से लोगे तो सही, लेकिन अभी आपने पे करे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो हुआ क्या। पहली बात तो आपने चेक, अगेंस्ट चेक आपको पैसे मिले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कितना होगा अभी देखते हैं। अभी हमें नहीं पता बैंक अकाउंट में कितना है, सुनो अभी, ठीक है। आपको एक चीज़ पक्का से पता है कि आपके सेल्स अकाउंट में आएंगे 67,200, बस एक चीज़ यही पता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने कैरेज पे किया है ₹500, कैरेज आपने पे किया, आपने पे किया है, आप बिजनेस हो, आपने पे किया, तो आपका कैश अकाउंट कम हो गया। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये आएगी, टू कैश अकाउंट 500, टू कैश अकाउंट 500, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे ना ब्रैकेट में क्या लिखा है, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से ही लेने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक तो ये 67,200 के जो आपने गुड्स बेचे वो कस्टमर से लोगे, ये 500 के जो आपने कैरेज पे किया ये भी आपको किससे लेना है, कस्टमर से लेना है। क्या आपको बात समझ में आई? तो जो आप उससे चेक रिसीव करोगे, जो आपको चेक मिलेगा वो एक्चुअली में कितने का मिलेगा, 67,200 प्लस 500, 67,700। क्या आपको बात समझ में आ गई, राइट। अगर मैं इसका दूसरा केस देखूं, अगर मान लो आपको ये नहीं लिखा होता, इसको काट दो, ये नहीं लिखा होता कि आपको कस्टमर से चार्ज करना है, ये लिखा होता कि आपको ही पे करने हैं, तो ये फिर आपका खर्चा होता, आपको खर्चा बुक करना होता। कैसे बुक करते, खर्चा बुक करते तो डेबिट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। सेल्स के टाइम पे जो आप पे करते हो वो कैरेज आउटवर्ड होता है, कितने का, 500 का, और यहाँ पे हम लिखते हैं 67,200। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि अभी तो आपने कस्टमर से चार्ज किया तो इसलिए आपने ये नहीं लिखा। तो अगर आपको कस्टमर से चार्ज नहीं करना होता तो क्या करते, मैंने आपको वो भी बता दिया। क्या आपको समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट May 10 अगेन बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगी। देखो, रिसीव्ड अ VPP, यहीं पे बच्चे चक्कर खा के गिर जाएंगे कि VPP क्या होता है सर, देखते हैं अभी। फ्रॉम उदय for ₹20,000 सेंट पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड ₹150 एज कार्टेज। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये ऐसी टाइप की ना आपके बुक में सिर्फ एक ही एंट्री है, तो इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो पहले तो ये समझते हैं कि जो ने लिखा है VPP इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो क्या है इसका मतलब, ठीक है। पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, वैल्यू पेएबल पोस्ट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये सुना ही नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, वैल्यू पेएबल पोस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये है सेलर, कौन है, सेलर, और ये हो आप कौन हो, आप ऑब्वियसली बात है बायर हो। आपने ना इन सेलर से कुछ गुड्स परचेज करें, ठीक है। अब होता ये है कि जब आप गुड्स परचेज करते हो तो जो ये सेलर आपके यहाँ पे गुड्स डिलीवर कराएगा, मान लो कि आप हो गुड़गांव में, गुरुग्राम में, ठीक है, और जो ये सेलर है वो कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं मुंबई में,
ओके, तो ये क्या करेंगे, जो गुड्स आपके डिलीवर कराएंगे ना वो कराते हैं थ्रू पोस्ट, मतलब आपको गुड्स मिलेंगे थ्रू पोस्ट ऑफिस। सर ऐसा भी होता था, पहले तो होता था, ठीक है, थ्रू पोस्ट ऑफिस आपको गुड्स रिसीव होंगे। तो सेलर ने गुड्स डिलीवर करा दिए पोस्ट ऑफिस पे, अब क्या होगा कि आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस गुड्स लेने के लिए। अब बात यह है कि जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हो ना, आपको गुड्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप पे नहीं कर देते। आपको पोस्ट ऑफिस वाले भैया आपको सिर्फ गुड्स तभी देंगे जब आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो जब भी वीपीपी है, वीपीपी का मतलब ही क्या है कि आपको उसी टाइम पेमेंट करनी होगी, तभी आप अपने गुड्स रिसीव कर सकते हो। तो उसी टाइम आप पेमेंट करोगे, आपको गुड्स मिल जाएंगे। एंट्री वही सिंपल ही होगी गुड्स परचेज करने की, परचेज टू कैश, कुछ अलग नहीं होने वाला, सिर्फ आपको ये अलग सा कॉन्सेप्ट बताया कि वीपीपी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपने पियोन को भेजा है टू कलेक्ट हु पेड ₹150 एज कार्टेज। कार्टेज का मतलब आपको पता ही है, वही ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है। अब 150 उन्होंने कार्टेज पे किया है, अब कार्टेज आप ही का एक्सपेंस है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हुआ क्या है, आपने करे हैं गुड्स परचेज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कह तो रहा हूँ मैं, है तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है। गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स कितने के थे, आपके गुड्स थे 20,000 के, बिल्कुल थे, तो आपके परचेजेस हो गए डेबिट। अब क्योंकि आपको गुड्स मिलेंगे ही तब जब आप पेमेंट करोगे, तो आपका कैश तो गया, कैश गया, लेकिन क्या 20,000 से गया, नहीं, क्यों, क्योंकि 150 के तो कार्टेज भी पे करें, तो 20,000 150 से आपका कैश गया, और 150 आपका क्या हो गया, एक्सपेंस, कार्टेज अकाउंट डेबिट 150। एंट्री कुछ मुश्किल नहीं थी, बस कॉन्सेप्ट समझना था कि वीपीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री, ठीक है, सैलरी पेड ₹50,000 एंड सैलरी ड्यू ₹10,000। सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझाता हूँ। आपने सैलरी पे करी है 50,000 की और सैलरी ड्यू है 10,000 की। जो सैलरी ड्यू है ना उसको समझते हैं, पेमेंट की एंट्री तो आपको पता होगा। सैलरी ड्यू का मतलब है कि सैलरी है आउटस्टैंडिंग, क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि भाई ये ड्यू तो हो गई बट नॉट पेड, आपका खर्चा तो हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, आपका खर्चा तो हो चुका है, आपने पेमेंट नहीं करी। एक्रूवल कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि आपके जो रेवेन्यूज होते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करने होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कैश एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट करी या नहीं करी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका खर्चा हो चुका है तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो सैलरी ड्यू हो चुकी है मतलब खर्चा तो हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, तो आपकी ये क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या होगी, आपका टोटल जो सैलरी का एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से होगा डेबिट, ये देखो कि 50,000 प्लस 10,000, तो 60,000 का आपका खर्चा हो चुका है। आपने पेमेंट कितनी करी है वो बताओ ज़रा। आपने पेमेंट सिर्फ 50,000 की ही करी है, टू कैश अकाउंट 50,000। जो 10,000 की पेमेंट नहीं करी वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये है आपकी लाइबिलिटी और इसका नाम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से, 10,000 से। सिंपल कॉन्सेप्ट था, राइट। सो आई होप आपको ये सारी की सारी एंट्री समझ में आई होंगी। हमारी ये सारी एंट्रीज करने का पर्पस क्या था कि देखो जर्नल में बाकी सारी एंट्रीज जो है वो काफ़ी सिंपल होती है, परचेज सेल्स कुछ मुश्किल नहीं होता है, कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो परेशान करती है। तो इस क्लास का मेन मोटिव था कि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, एंड आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मेंशन कर देना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।